Anyone? नहीं आइडिया। अभी आज जो है ना हमारा जो लेक्चर है वो एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं अभी एक आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की एग्जांपल फ्लुएंट के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि जो हमारे स्टेप्स जिनकी हम बात करते रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग की, सोल्यूशन की और पोस्ट प्रोसेसिंग की, उसके मुतालिक एक आपको एक जनरल आइडिया होता जाए। फिर हम लास्ट टाइम मैशिंग का टॉपिक कर रहे थे, ड्यू टू बिजली जाने की वजह से हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सके, तो हम मैशिंग जब कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, तो उसको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। अब क्योंकि खासा टाइम गुजर चुका है, तो मेरे ख्याल में हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, चलिए आप लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम वो ही करनी है के बारे में बात टर्बो मशीनरी में सुनी होगी। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम या वेलोसिटी ट्रायंगल्स क्या? मैं आप लोगों से एक वर्ड फाइल शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर ये हमारे पास प्रॉब्लम है। बेसिकली जो आज का प्रॉब्लम है वो इस तरीके से कि हमने एक प्रोपेलर डिज़ाइन करना है डीप सी वाटर का, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कुछ पावर रिक्वायरमेंट्स पता है कि अगर मैं उनकी इनपुट की वैल्यू बात करूं, तो मेरे पास जो जिस पैरामीटर्स के ऊपर मैंने चीज़ को डिज़ाइन करना है उसे 240 मिलीमीटर डायमीटर है। मेरे पास जो पावर, मोटर पावर पाई जाती है वो 25 किलोवाट की है, और जो रोटेशन स्पीड है हमारे पास वो 2300 आरपीएम के अराउंड हमें रखनी है, जो कि बन जाती है आपके पास 241 रेडियन पर सेकंड बन जाती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास पावर और टॉर्क का रिलेशनशिप क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, तो आपको बता सकता है टर्बो मशीन? ओमेगा टी सर। ओमेगा टी, बिल्कुल। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पावर एक पाई जा रही है कि मेरे पास एक मोटर है जो कि 25 किलोवाट पावर दे सकती है और जो कि रोटेट कर रही है 2300 आरपीएम पे। तो इस चीज़ को मैं अगर आपस में 2500 को डिवाइड कर 241 से, तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 न्यूटन मीटर टॉर्क आती है कि मेरे पास इस तरीके का एक डिज़ाइन हो जो कि 100 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रहा हो। अगर मेरे पास डिज़ाइन इससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो फिर मुझे ऑब्वियसली अपने मोटर के अंदर गियरिंग सिस्टम लगा के इस आरपीएम को चेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। मेरिडोनियल व्यू बेसिकली आपके पास टर्बो मशीनरी के अंदर ZR व्यू होता है। ZR व्यू कौन सा होता है? अच्छा, मैं आपसे तीन टर्मिनोलॉजी करता हूँ, पूछता हूँ। हब क्या चीज़ होती है किसी भी रोटेटिंग मशीन के अंदर? सर वो शेफ्ट के ऊपर एक हब सी लगी जिसके साथ ब्लेड अटैच होते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने है ये गलती से मिड और हब को डिफरेंट कर लिया। और श्राउड क्या चीज़ होती है? केसिंग नहीं, श्राउड रोटर जो ब्लेड होता है उसकी टॉप एंड को कहते टिप और श्राउड में फर्क क्या होता है रोटेटिंग बॉडी? मैं कहता हूँ ब्लेड टिप है, या फिर मैं कहता हूँ जी श्राउड है। जो ब्लेड टिप आपकी जहाँ पे ब्लेड एंड हो रही है, श्राउड अगर मेरे पास, उसके लाजमी नहीं। अगर श्राउडेड इम्पेलर है तो इसका मतलब ये है मेरे पास जो टिप है और जो श्राउड है उसके दरमियान ज़ीरो फासला पाया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ फासला पाया जाता है तो ये श्राउड है और ये ऊपर टिप है, और इसके दरमियान आमतौर पर जब हाई स्पीड बॉडी प्रोड्यूस होती है तो उसमें वेग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपके पास ब्लेड के टूटने की वजह भी बन सकते होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली मेरिडोनियल व्यू किस तरीके का है कि ये Z डायरेक्शन है और ये हमारे पास R डायरेक्शन है, और ये मेरे पास ब्लेड को शो कर रहा है। ये मेरे पास हब है और ये मेरे पास शॉर्ट पाया जाता है, और ये सेंटर में मिड है। जिस तरह मैंने कहा मिड और हब को मैंने गलत नंबरिंग दी हुई थी। अब से हम ब्लेड हाइट को 80 मिलीमीटर रखते हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास हब के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी, U इज इक्वल टू R ओमेगा होगी, जो फेमस निकल के सामने आ रही है। इसी तरीके से मिड पे आ रही है और श्राउड के ऊपर आ रही है। इन चीज़ों को मैं चलता जाऊँ, सारी अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन और थ्रस्ट की इक्वेशन को यूटिलाइज करूँ, तो मेरे पास ब्लेड्स के डिफरेंट एंगल आ जाते हैं। अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल के अंदर जाऊँ तो मैं आप लोगों से पूछूं अल्फाज और बीटा एंगल क्या होते हैं?
अल्फा एंगल वो होते हैं जो फिर आपके स्टेशनरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास इंड्यूसर है, इंड्यूसर के बाद मेरे पास फर्स्ट स्टेज रोटेटिंग बॉडी आई है, इंड्यूसर का एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, लेकिन इंड्यूस अब इम्पेलर रोटेट कर रहा है यू इज इक्वल टू आर ओमेगा किसी लीनियर वेलोसिटी के साथ, आपके पास कोई इनलेट पे वेलोसिटी पाई जाती है, इन दोनों का मैं लूँगा तो आपके पास एक रिलेटिव वेलोसिटी W बन रही होगी। जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल होगा वो मेरे पास बीटा होगा, और बीटा मेरे पास रोटेटिंग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके पास इनलेट पे ब्लेड एंगल, एग्जिट के ऊपर ब्लेड एंगल, और अगर आपके पास स्टेजेस पाई जाती हैं तो हमारे पास ये फिर अल्फा एंगल निकलेगा। आप स्टेटर उसके लिहाज से डिज़ाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज आपके पास इस तरीके से सो एंड सो फोर्थ आपके पास प्रोसेस चलता जाएगा। तो अभी हमारे पास जो प्रोपेलर है हम इसको देख रहे हैं, सिंगल स्टेज प्रोपेलर है, जिसमें आपके पास वेलोसिटी v1 पाई जाती है, आपके पास लीनियर वेलोसिटी u इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो आपके पास हब के ऊपर, मिड के ऊपर और श्राउड के ऊपर डिफरेंट पाई जाती है। हब पे आपकी वेलोसिटी है 9.64 मीटर्स पर सेकेंड, मिड के ऊपर 19.28 और टिप के ऊपर 28.92। इसकी वजह क्या है, हम ये अलग-अलग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्लेड लेंथ जब स्पेशली आपके पास एक्सियल फ्लो ज्योमेट्री हो, सेंट्रीफ्यूगल में भी हो सकता है, लेकिन एक्सियल फ्लो में आपके पास ब्लेड लेंथ इंक्रीज करता जाती है। ब्लेड लेंथ इंक्रीज करिए तो आपके पास u की वैल्यू चेंज होती जा रही है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है u की वैल्यू चेंज होने की वजह से आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। जब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तो आपके पास एंगल्स बीटा जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से आमतौर पर कोशिश ये की जाती है कि जब आपके पास लॉन्गर ब्लेड हो तो आप कम से कम 3 क्रॉस सेक्शन पे उसके ब्लेड एंगल्स को डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक रोटेटिंग बॉडी का ब्लेड डिज़ाइन किया जिसमें हब के ऊपर ब्लेड एंगल्स बीटा 1 और बीटा 2 आपके पास पाए जाते हैं। बीटा आपके पास 1 जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 50.5 डिग्रीज है, और बीटा 2 जो निकल के आ रहा है 72.4 है। मिड के ऊपर आपके पास 22 46.5 और जो आपके पास श्राउड है 31 और 33 है। इस तरह तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि आपके पास, आपने देखा होगा कि आपके आमतौर पर ब्लेड्स जो होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, किसी एंगल पे होता है। वो ट्विस्ट क्यों होती है, आपके पास ये इनलेट्स और एग्जिट के एंगल एट डिफरेंट ज्योमेट्री वेरी कर रहे होते हैं, इसकी वजह से ट्विस्ट आती है। तीसरा एक और चीज़ आपके पास आ जाती है, हिलिक्स आ जाती है, रैप। रैप का मतलब क्या, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके इर्द गिर्द मैं किस तरीके से एक ब्लेड को रैप करवाता हूँ, तो आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट या रैप एंगल की बात है। तो बेसिकली हमने क्या किया, टर्बो मशीनरी की एक बेसिक इक्वेशन के थ्रू हम चलना शुरू हुए। अभी आपके पास इसमें बहुत सी चीज़ें सही, यानी कि हम कह सकते हैं 3D उसके लिहाज से नहीं है, आपके पास सिंगल 2D एनालिसिस, ये बीटाज एंगल निकल के आ गए। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये चीज़ें निकल के आई, अगला काम क्या होगा कि मैं इसको किसी 3D मॉडलर के अंदर जाऊं और इसको डिज़ाइन करूं। अब ये एक सिंगल ब्लेड का मैंने एनालिसिस किया था जिसमें मेरे पास ये है, अब ये एक तरह से श्राउडेड मेरे पास प्रोपेलर पाया जा रहा है कि आप, मैं यहाँ पे इसके दरमियान की जो सेंटर शाफ्ट है उसको नहीं यूटिलाइज कर रहा, ये मेरे पास एक आउटर बॉडी है जिसके ऊपर मैं ब्लेड लगा रहा हूँ और उसको रोटेट करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, इसके बारे में आपको हम कभी बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास ये आपके पास हब है, ये सेंटर है और श्राउड है। इसके लिहाज से आप इंडिविजुअल ब्लेड को डिज़ाइन करें, उनके अंदर ट्विस्ट लेके आएँ। जो आपके पास डिज़ाइन बन गया तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू इसके यहाँ पे नोजल भी डिज़ाइन की। यदि आपके पास कंटिन्यूटी आ रही है, हमारे पास थ्रस्ट कैलकुलेशन है, तो आपके पास क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बन के सामने आ रहा है। जब फ्लूइड फ्लो एनालिसिस होगा हम उसके अंदर यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे या हमारे पास कुछ और आएगा। फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, किस तरह की ज्योमेट्री। सर डोमेन फ्लूइड की भी सर डिफाइन करना, हमें जो है फ्लूइड की डोमेन डिफाइन करनी होगी। अभी आपके पास ये क्या है, सॉलिड बॉडी है। अब हमारे पास क्या है, हम कहेंगे कि जी ये एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर फ्लूइड रोटेट कर रहा है और उसके रिलेटिव जो मोशन है ब्लेड्स की वो ज़ीरो है जब हम फ्लूइड फ्लो एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना फ्लूइड के पाथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये सारे जो अपने राइट साइड के ऊपर स्केचिंग है, ये मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा, मैं निकल के ये मेरे पास फ्लूइड फ्लो डोमेन बन के आ गई। लेकिन अब ये किसी जगह पे रोटेट भी कर रहा होगा ना, किसी बॉडी के अंदर, किसी रिवर के अंदर रोटेट कर रहा है या किसी टेस्ट के अंदर हमारे पास
पूल के अंदर हमने किया वो रोटेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, मैं एक बड़ी डोमेन बनाऊंगा अपनी, एक रिवर टाइप, और उसमें से इस डोमेन को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैं अगर क्लिपिंग सेक्शन के थ्रू देखूं अपने, मेरे पास एक बॉडी है, रिवर बॉडी है ओवरऑल, ठीक है, उसमें से फ्लो आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आप देख सकते हैं ग्रे के अंदर जो रोटेटिंग बॉडी है, इम्पेलर या प्रोपेलर, वो है, और उसके पीछे एक स्टेशनरी क्या पाया जाता है, नोजल पाई जाती है। अब मैं अगर इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ पैरासोलिड के अंदर या एसटीपी के अंदर, एक्सपोर्ट किया, और इसको अब मैं लेके चला जाता हूँ अपने वर्क बेंच फाइल के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मैं वर्क बेंच फाइल यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, फ्लूइड फ्लो एनालिसिस की फ्लुएंट की ड्रैग करके ले आता हूँ, स्टैंड अलोन क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जियोमेट्री, मैशिंग जो कि आपके पास प्री प्रोसेसिंग है, सेटअप और सोल्यूशन आपके पास पोस्ट सोल्यूशन और पोस्ट प्रोसेसिंग इसके अंदर, और रिजल्ट्स आपके पास प्योरली पोस्ट प्रोसेसिंग के तौर पे पाया जाता है। अब मैं अगर इस ज्योमेट्री को खोलूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 पार्ट ज्योमेट्री आ रही है। ये मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, फाइल पे गए, इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे गए हम, इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे जब हम जा सकते हैं तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ सकती है। अब आप देख सकते हैं इसमें आप कौन कौन सी फाइल टाइप्स इंपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल टाइप्स आपके पास है। मैं प्रेफर 3D के अंदर कोशिश करता हूँ कि parasolid.xt फाइल टाइप को किया जाए, क्योंकि उसमें जो है आपके पास 3D सॉलिड ट्रांसलेशन बहुत बेहतर होती है। IGS सर्फेसिस ट्रांसलेशन के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। STP फाइल्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं। STP का फ़ायदा ये है कि आप सेम फाइल जो है 3D प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी सेम फाइल को आप जो है एनालिसिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास एक प्रोपेलर ज्योमेट्री है, इधर से मैं देख सकता हूँ, एक मेरे पास नोजल ज्योमेट्री है, और एक रिवर की बॉडी पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है, ये हमारे पास वो वाला फ्लूइड है जो कि रोटेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको मैशिंग के अंदर लेके चला गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब ये हमारे पास बेसिकली मैशिंग की GUI है, फ्रंट के अंदर पाई जाने वाला। सबसे पहले मैं तो अपने जो चीज़ है उसको नेम सिलेक्शन देना चाहूँगा कि नेम क्या क्या है। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास यहाँ से इनलेट पाई जाती है, दूसरा जो इसका फेस, इसको इसके एडजेसेंट फेस है, वो मेरे पास आउटलेट पाई जा रही है। इर्द गिर्द की चारों जगह जो हैं ये साइड वॉल्स हैं। प्रोपेलर ब्लेड, ये सारी सारी ज्योमेट्री है। अब ये 1A 1B ये बेसिकली मेरा अपना वो है नॉमेनक्लेचर है, जहाँ पे मैंने इंटरफेसेस डिफाइन करनी होती हैं। जो पहला फेस होता है मैं उसको 1A का नाम देता हूँ, जो दूसरा फेस होता है, जो सोर्स फेस है उसको A का नाम दिया, जो टारगेट फेस है उसको B का सब्सक्रिप्ट दिया। अब 1A मेरे पास कौन सी पाई जाती है, 1A ये वाली फेस पाई जाती है जो कि रिवर के अंदर है। 1B कौन सी फेस है, जो कि मेरे पास प्रोपेलर ज्योमेट्री के अंदर पाई जाती है। 2A कौन सी है, जो कि प्रोपेलर की से एग्जिट निकल कर रही है। 2B कौन सी है, जो मेरे पास नोजल के इनलेट पे आ रही है। 3A कौन सी है, जो नोजल से एग्जिट कर रही है। और जो 3B वो कौन सी है मेरे पास, जो कि रिवर के अंदर चलती जा रही है। इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि मैं अपने कनेक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ। बेहतर ये है कि हम यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट रीजन जो है, यहाँ पे हमने डिफाइन तो कर लिया कि आपके पास बॉन्डेड सिलेक्शन कौन सी है, कि सोर्स बॉडी और टारगेट बॉडी आपके पास कौन कौन सी पाई जाती है। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम फ्लुएंट के अंदर इसको एक दफ़ा रीडिफाइन करें।
इन चीज़ों में थोड़ा सा वो नहीं करना है इनको। मैं अभी थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ ताकि हम देख सकें क्या प्रोसेस है। इनको हम फर्दर जो है फर्दर क्लासेस में इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें। फिर दूसरी बात ये आ जाती है हमारे पास मैशिंग किस तरीके से। यहाँ पे मैंने सिंपल फेस साइजिंग दे के मैश की हुई है। फेस साइजिंग की क्या दी है कि मैंने यहाँ इंटरनल सारे फेसेस जो मेरे पास पॉइंट ऑफ कंसर्न है उनको एक स्पेसिफिक साइज दे दिया, और मैंने अपने जो मैशिंग है उसकी टारगेट क्वालिटी दी कि एटलीस्ट टारगेट क्वालिटी मेरे पास 0.5, टारगेट स्क्यूनेस आपके पास 0.5 होनी चाहिए। अब मैं एलिमेंट क्वालिटी की अगर बात करूँ, एलिमेंट क्वालिटी बेसिकली आपके पास जो है ऑर्थोगोनलिटी जो है उसको 1 माइनस किया जाए रखा जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो 0 एलिमेंट क्वालिटी है वो वर्स्ट होगी और जो 1 है वो बेस्ट पाई जाती है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे पास जो एलिमेंट क्वालिटी है वो 0.45 की आ रही है। 3D मॉडल के अंदर हमने जब स्क्यूनेस की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो स्क्यूनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 0.85 तक तो होनी ही चाहिए। ठीक है। जब एलिमेंट क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास एलिमेंट क्वालिटी एटलीस्ट 3D मॉडल के अंदर 0.2 या 0.15 के बराबर होनी चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे एलिमेंट क्वालिटी देखूँ, अब मैं देख सकता हूँ मुख्तलिफ मैश मैट्रिसेस मेरे पास पाए जाते हैं। एस्पेक्ट रेशो भी मैं चेक कर सकता हूँ, मैं अपनी स्क्यूनेस देख सकता हूँ, ऑर्थोगोनल क्वालिटी डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ। तो बेहतर यह आपके पास हम मैश क्वालिटी की ही ऊपर ही बात, सिंपल एलिमेंट क्वालिटी के ऊपर बात करें तो एलिमेंट क्वालिटी मेरे पास जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना बेहतर होता जाएगा। अब यहाँ पे ये डिस्प्ले अच्छा मैश मेकिंग ऑन किया था। अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने जब उस रेंज के ऊपर बात की तो मेरे पास किस किस जगह वर्स्ट एलिमेंट पाए जाते हैं। इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ से मैं कहता हूँ यहाँ पे एलिमेंट क्वालिटी बहुत लो आ रही होती, मैं देखना चाहता हूँ किस किस एरिया के अंदर एलिमेंट क्वालिटी लो आ रही है। से अगर इस जगह पे एलिमेंट क्वालिटी लो आ रही है तो इसके करीब इन्फ्लुएंस करने वाली कौन सा एज है, ये वाला ब्लेड का एज पाया जाता है। मैं अपनी जो है मैशिंग उस ब्लेड के ऊपर उस एज के ऊपर बेहतर करना शुरू करता हूँ। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मैश क्वालिटी देखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लुएंसिंग एलिमेंट जो के सबसे करीब है हम उसको उसके साथ किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो हमने सिंपल मैशिंग क्रिएट की। मैशिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे कि अगर आपके पास ब्लॉक मैशिंग हो और हम उससे स्ट्रक्चर मैशिंग क्रिएट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, मैंने क्या काम किया, जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट चलता हुआ जा रहा है उसमें मैंने कौन से स्टेप डिफाइन किए। सबसे पहले मैंने अपने टर्बो मशीनरी के प्रिलिमिनरी एनालिसिस किए, उसकी बुनियाद पे मैंने अपने ब्लेड एंगल्स का कैलकुलेशन की। ब्लेड एंगल्स की कैलकुलेशन के बाद मैंने उसको 3D मॉडलर के अंदर उसकी मॉडलिंग क्रिएट की। जो 3D मॉडल में मॉडलिंग क्रिएट कर ली उसमें से मैंने अपना फ्लूइड पाथ को एक्सट्रैक्ट किया। अब उस फ्लूइड पाथ के मैं ऊपर बाउंड्री कंडीशन की नेम कौन कौन से मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाए थे उसमें कौन कौन से नेम सिलेक्शन है वो डिफाइन किए, किस किस्म की मैशिंग डिफाइन की। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास कौन सी आ जाती है कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है। स्पेसिफिकली जब आपके पास रोटेटिंग बॉडी होती है हम कोशिश करते हैं कि वो सेंटर में पाया जाए। अब आप देख सकते हैं इसका रोटेटिंग एक्सिस कौन सा है, एक्स है, वाई है या जेड है, इस बॉडी का कौन सा एक्स एक्सिस। एक्स और अब हम राइट हैंड रूल के थ्रू जो है ना इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरा थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा मेरी जो फिंगर की जो कर्लिंग है ना वो पॉजिटिव रोटेशन डायरेक्शन पे कर रही होंगी, अगर ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव घूम रहा है और अगर उसके काउंटर क्लॉक मैंने घुमाना है उसके अगेंस्ट घुमाना है तो वो आपके पास नेगेटिव रोटेशन पे होगी। अब हम चलते हैं फ्लूइड फ्लो एनालिसिस की तरफ। फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में मैश क्वालिटी के बारे में दोबारा बता देंगे थोड़ा सा। मैश क्वालिटी के बारे में एक दफ़ा यार थोड़ा सा फ्लूइड को कर लूँ फिर उसके बाद आपको मैश क्वालिटी का, क्योंकि वो खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, या अभी बता दूँ? जैसे पॉसिबल। मैं एंड में थोड़ा सा रिपीट करता हूँ उसको। अब जब आपने चले मैं आपको खोल के बता देता हूँ।
फ्लुएंट के अंदर जब हम क्वालिटी डिफाइन कर रहे होंगे तो आपके पास जो जीरो वैल्यू है, रूल ऑफ थंब, मैं सिर्फ एलिमेंट क्वालिटी पे अगर बात करूँ, एलिमेंट क्वालिटी के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें, स्क्यूनेस, ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह, उसकी सारा इमेजिंग आ जाती है कि किस किस तरीके से आपके पास पाई जा रही है, एक्सेप्ट आपके पास एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो भी डिफरेंट। जब मैं अपने मैशिंग के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, अगर आप फ्लुएंट 17.2 से ऊपर का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, 17.2 या उससे आगे के वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मैश पे क्लिक करके क्वालिटी के इसके ऑप्शन को ओपन करूँ तो मैं अपनी टारगेट स्क्यूनेस को सेट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बॉडी की टारगेट स्क्यूनेस कितनी रखना चाहता हूँ। जितनी मैं ज़्यादा करता जाऊँ उतनी मेरे पास हो सकती है। तो मैं पर्सनली जो है इस चीज़ को रखता हूँ 0.5 के ऊपर, कि तकरीबन आपके पास मैश जो है वो 3D के अंदर बेहतर होता जा सके। अब वो क्या करेगा, वो स्क्यूनेस को मैश इस तरीके के जनरेट करने की कोशिश करेगा कि वो इस स्क्यूनेस को अचीव करने की कोशिश करेगा। जब हमारे पास एक दफ़ा मैश क्रिएट होके सामने आ गया, अभी हमारे पास एक मैश क्रिएट हो गया, ठीक है, इसको मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी कैसी है। तो हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है खाना मैश मैट्रिक को। मैश मैट्रिक को मैं जब इसको एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट आ जाए, आपके पास एस्पेक्ट रेशियो है, स्क्यूनेस है, एलिमेंट क्वालिटी है। लेकिन अगर आप जर्नलाइज देखना चाह रहे हैं तो मैं सिंपल एलिमेंट क्वालिटी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हमारे पास एक यहाँ पे बार ग्राफ सा बन के आ रहा है। बार ग्राफ शो कर रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो किस जो है क्वालिटी के पाए जाते हैं। जितने आपके पास एलिमेंट 1 के करीब होंगे वो उतना क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो वर्स्ट एलिमेंट है वो मिनिमम जो उसकी क्वालिटी है वो 0.45 है, और जो हमारे पास अभी रेंज है वो 0.45 से 0.5 के दरमियान है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, इस बार के ऊपर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 0.48 क्वालिटी के 13 एलिमेंट लिखे हुए आ रहे हैं। 13 एलिमेंट हैं जिनकी क्वालिटी 0.48 है, जो कि वर्स्ट एलिमेंट है इस ज्योमेट्री के अंदर पाए जाते हैं। मैं जब उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो वाले पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकल के सामने आ जाते हैं। अब सिर्फ अगर मैं कहूँ कि सॉरी सर कंटिन्यू करें सर, तो स्क्यूनेस का भी सर हो गया। जी मैं इसका बोलूँगा। अब से यहाँ पे मेरे पास ये मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट बहुत फर्स्ट क्वालिटी का से आ जाता है, 0.1 का आ जाता है। मैं कहता हूँ इसको मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ इस एलिमेंट को कौन सा एज इन्फ्लुएंस करेगा। एक ये कर्वेचर वाला एज यहाँ पे, और एक जो ये फ्लैट एज पाया जा रहा है ब्लेड का, वो आपके पास होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपनी स्क्यूनेस चेक करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं स्क्यूनेस को देखता हूँ, स्क्यूनेस चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी कितने स्क्यूड एलिमेंट पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्यूनेस जितनी मेरे पास जीरो के करीब होती जाए उतनी बेहतर है, क्योंकि स्क्यूनेस किस चीज़ को शो कर रही है, कितना स्क्यूड आपके पास होता जा रहा है ओरिजिनल शेप से। ठीक है, अब ये मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, टेट्राहेड्रन एलिमेंट पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रन एलिमेंट का एक फेस कौन सी होती है, मेरे पास ट्राइंगुलर फेस होती है। जो ट्राइंगुलर फेस का जो ऑप्टिमम एंगल होता है वो 60 डिग्रीज होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इसी तरीके से जो इक्विलेटरल एंगल होता है वो जो होता है ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अगर मेरे पास सेम एरिया का इक्विलेटरल एंगल हो और मेरे पास जो कंपैरिजन का एलिमेंट है उनका कितना परसेंटेज डिफरेंस आ रही है, ये स्क्यूनेस की बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। मेरे पास हाईली स्क्यूड एलिमेंट कौन सा है, वो किधर पाए जाते हैं। एक तरह से आपके पास स्क्यूनेस जो है एलिमेंट क्वालिटी का इनवर्स के तौर पे आ जाती है। मैं देख सकता हूँ मेरे पास हाईली स्क्यूड एलिमेंट्स जो हैं वो इधर पाए जाते हैं सारे के सारे। लेकिन मैंने क्या कहा था, 3D के अंदर मेरे पास जो स्क्यूनेस है वो एटलीस्ट 0.85 होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्क्यूनेस जो है वो मिनिमम स्क्यूनेस जो है 0.551, जो कि खासा एक्सेप्टेबल लेवल पाया जाता है। चले मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मेरे पास ज्योमेट्री कम्प्लेक्स इतनी होती जाती है कि उसमें स्क्यूनेस कंट्रोल नहीं हो रही होती, चाहे मैं जितना भी रिफाइन कर लूँ, या फिर मेरे पास कंप्यूटेशनल अपनी जो है रिसोर्सेज की लिमिट आना शुरू हो जाती है। तो मैं अपनी ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा मैश इंप्रूव करे। क्या ख्याल है आप लोग, कौन कौन सी चीज़ें? सर साइज एडजस्ट कर सकते हैं।
किस चीज़ के साइज में? एलिमेंट साइज। एलिमेंट साइज यार देखो, आपके पास कंप्यूटेशनल, मेरे पास जो लैपटॉप आ जाता है 16 GB का या 8 GB का, मैं एक हद से ज़्यादा इसके नहीं कर सकता, मेरे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड है। मुझे ज्योमेट्री सिंप्लीफिकेशन भी एक इसमें जो है ना आपके पास आर्ट है। सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास कौन कौन से नॉन इम्पोर्टेंट चैम्फर्स पाए जाते हैं, ठीक है, किस किस जगह पे मेरे पास स्मॉल एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, मैं उनको टारगेट करूंगा, उन एरियाज को ख़त्म करूंगा, उनको स्मूथ करूंगा, उनको सिंप्लीफाई करूंगा। इतना सिंप्लीफाई करूंगा कि अनटिल अनलेस मेरे पास टारगेट एलिमेंट लेंथ जो है ना उसके अंदर मेरे पास टारगेटेड स्क्यूनेस या एलिमेंट क्वालिटी आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बात करें। से हम क्या देते हैं, मेरे पास जो टॉप ऑफ द ब्लेड है, ये भी मैंने बहुत सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री रखी हुई है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ। आवाज़ आ रही है तो बता रही है। ये देख सकते हैं मेरे पास ये ज्योमेट्री जो है ना खासी सिंप्लीफाइड है, ये भी मेरे पास प्रिलिमिनरी एनालिसिस की है। से मैं क्या देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अमूमन आपके पास ब्लेड्स में एज ब्लेंडिंग पाई जाती है, ठीक है। एक मिनट यार, कोई गड़बड़ होगी। तो इसमें से मैं यहाँ पे अभी मैं इस टाइम कर नहीं पा रहा, लेकिन अमूमन आप देखेंगे जब आपके पास ब्लेड्स होते हैं वो इस तरह के ब्लेंड शेप के नहीं होते, ठीक है। आपके पास यहाँ पे शैम्फर्स पाए जाते हैं किसी तरीके के एज ब्लेंड, चुके एज ब्लेंडिंग आपके पास होती है, यहाँ पे हमारे पास शैम्फरिंग पाई जाती है। अब बेसिकली ये ब्लेंडिंग और शैम्फरिंग आपको क्या कर रहे होते हैं, ये छोटे छोटे एरियाज क्रिएट कर रहे होते हैं। जब आपका छोटा एरिया क्रिएट होता है, मेरे पास एक एलिमेंट, एक एरिया ही इटसेल्फ इतना छोटा है, उसके अंदर एलिमेंट ही एक समा सकता है, तो वो एलिमेंट जो बनेगा वो उसकी शेप ही अजीब अजीब से होगी। या कर्वेचर जहाँ पे आ जाते हैं ना, कर्वेचर है, ये कर्वेचर बॉडी है, उसके इर्द गिर्द आपके पास नॉर्मल बॉडीज पाई जाती है। अब ये कर्वेचर जहाँ पे इंटरफेस कर रही है नॉर्मल बॉडी के साथ, वहाँ पे मेरे पास मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल हमारे पास ज्योमेट्री सिंप्लीफिकेशन छोटे छोटे एरियाज को डिलीट करने का नाम है, या उनको सिंप्लीफाई, हाँ वो एडवर्स इफेक्ट ना करें हमारे जो फिजिक्स है उसके साथ, बॉडी की जो फिजिक्स है। ये ना हो ना कि हम ब्लेड को उठा के ऐसा ट्विस्ट कर देंगे उसके सारे के सारे ब्लेड एंगल्स ही चेंज हो जाए, तो ये चीज़ आपके पास लॉजिकल। तो जब हमारे पास इन स्टेप्स को हमने फॉलो कर लिया, अब हम चलते हैं फ्लुएंट के सेटअप की तरफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास खुल के सामने आ रहा है कि क्या चीज़ है। डबल प्रिसीजन हमने बात की थी। डबल प्रिसीजन क्या चीज़ होती है? सिंगल प्रिसीजन आपके पास क्या होता है, जब आप 10⁻⁻7 या 8 तक जा रहे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में, तो सिंगल प्रिसीजन होती है। डबल प्रिसीजन में हमारे पास 10⁻16 तक की ऑप्शन आ जाती है कि आप 10⁻16 तक सिग्निफिकेंट फिगर्स को रीड कर सकते हैं और उसके बाद की बॉडी को हम 0 काउंट करते हैं। दूसरा आपके पास क्या, आपके पास सीरियल है या पैरेलल है। हमारे पास अब आमतौर पे कोर टेक्नोलॉजी के बाद से हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग की ताकत आ जाती है। तो हमारे पास कितने पाए जाते हैं? अब ये भी चीज़ है कि आपके पास प्रोसेसर से 4 पाए जाते हैं और आप कहते हैं मैंने 6 पे रन करना, तो वो लॉजिकल चीज़ है। देखिए खैर वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन वो 4 आपके प्रोसेसर फुल टाइम यूज़ हो रहे होंगे। 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन। अगर हम फ्लुएंट के सेटअप के ऊपर चले जाएँ, नंबर ऑफ GPUs हमने कितने यूज़ करना है, हमारे पास अवेलेबल भी हैं या नहीं है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास फ्लुएंट खुल के सामने आना शुरू हो गया। चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके केस एंड डाटा क्रिएट हुआ हुआ है, तो इसकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हों।
जब भी आप कोई मैश इंपोर्ट कर रहे हैं फ्लुएंट के अंदर, सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो करना है मैश को चेक करना है। मैश चेक आप कहाँ से होगा? ये मेरे पास ग्राफिक्स आ गई है, कंसोल है। यहाँ पे चेक पे जाएं, सबसे पहले फाइल और डोमेन यहाँ पे आ गया, परफॉर्म मैश चेक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वॉल्यूम 6.67 10⁻10 मीटर क्यूब आ रहा है। फाइनाइट वॉल्यूम में आपके बाज़ दफ़ा यहाँ पे ज़ीरो वॉल्यूम या नेगेटिव वॉल्यूम की कंदेशा भी हो सकता है, और चूँकि फाइनाइट वॉल्यूम में आप इंटीग्रल ओवर होल सरफेस ले रहे होते हैं तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो इस सबसे पहले चेक करना कि आपका मिनिमम वॉल्यूम ज़ीरो वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है या नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा मैशिंग के अंदर जाना होगा और इसको रीमैश करना होगा, थोड़ा सा कोर्सिंग की तरफ लेके जाना होगा। दूसरा, मेरे पास हम यहाँ पे मैश क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं और मैश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास कंसोल निकल के आ रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारे पास खुल के सामने आती है जो जनरल प्रॉपर्टीज है, एक आपके पास सोल्यूशन है प्रेशर बेस और डेंसिटी बेस। अगर आपके पास प्रेशर बेस सोल्यूशन है, इसका मतलब है आप इनकम्प्रेसिबल सोल्यूशन को लेके जा रहे हैं। अगर आप डेंसिटी बेस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप सोल्यूशन के अंदर कंप्रेसिबिलिटी को देख रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। उसकी वजह से आपको एनर्जी इक्वेशन एज अ कपल्ड इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगी। दूसरा, पहली एक और चीज़, आपका टाइम बेस्ड सोल्यूशन है या स्टडी सोल्यूशन है। अभी हम चूंकि बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं तो वो ट्रांजिएंट सोल्यूशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तीसरी चीज़, आपके पास ग्रेविटेशनल इफेक्ट है या नहीं है। से अगर मैं कोई ऐसा एनालिसिस कर रहा हूँ फेस चेंज मटेरियल का, जिस तरीके से आपके कुलीग आतिफ कर रहे हैं एनालिसिस, उसमें मेरे पास नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमेना करता है, उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास ग्रेविटी का इफेक्ट है या नहीं है। जहाँ पे आपके थर्मल ग्रेडियंट या नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमेना की अकरेंस के चांसेस हो, वो ग्रेविटी के इफेक्ट है। ये बेसिकली ग्रेविटी के इफेक्ट को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास, आपको याद होगा कि जो मोमेंटम इक्वेशन है उसके अंदर बॉडी फोर्स की एक वैल्यू पाई जाती थी, बॉडी फोर्स हम लिखते थे। हम उसको अगर जब चेक कर रहे हैं तो हम बॉडी फोर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हम उसको अनचेक कर रहे हैं तो हम अपने बॉडी फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। इसी तरीके से आप मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स में आपके पास डिफरेंट फिनोमेना है, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है विस्कस पे। जब हम क्लिक करें विस्कस में, हमारे पास सबसे पहले है इनविसिड। मोमेंटम इक्वेशन में आपके पास टॉस की वैल्यू, टॉ एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, इनकी वैल्यूज अगर हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि आपके पास फ्रिक्शनलेस फ्लो है, तो आपके पास इनविसिड फ्लो है। अगर आपके पास फ्लो 2300 रेनॉल्ड्स नंबर से कम है तो वो लैमिनर फ्लो है। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं वो सारे सारे टर्बुलेंस मॉडल हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा के एप्सिलॉन और के ओमेगा, बल्कि के ओमेगा के अंदर आप यहाँ पे जाके देखेंगे SST मॉडल। लेकिन ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये खास वॉल वाई प्लस स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए होते हैं, कि वॉल वाई प्लस की वैल्यू अगर हम 1 के अराउंड रखें तो आप के ओमेगा या SST मॉडल आपका बेहतर रिजल्ट देता है, वरना के एप्सिलॉन के लिए आप कोर्स वॉल वाई प्लस 32 या 200 भी ले सकते हैं। इसके लिए जब हम टर्बुलेंस को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टडी करेंगे तो विस्कस सबलेयर क्या चीज़ होती है, ठीक है, आपके पास बफर जोन क्या होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर क्या होती है, हम सारा स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा मॉडल डिफाइन करना है। एनर्जी इक्वेशन, आपने एनर्जी इक्वेशन सॉल्व करानी भी है या नहीं करवानी। अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो है या अपना तो टेम्परेचर वेरिएशन नॉन थर्मल टाइप की है सिमुलेशन इनकम्प्रेसिबल, तो आप बेशक एनर्जी इक्वेशन सॉल्व कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट को आपने चेक करना है या फिर आपके पास कंप्रेसिबल है तो आपको एनर्जी इक्वेशन को साथ में सॉल्व करवाना होगा। हमारे पास सॉलिडिफिकेशन या मेल्टिंग होल्स करनी है या नहीं करनी है, कि आपके पास फेस चेंज का फिनोमेना सॉलिडिफिकेशन मेल्टिंग का है या नहीं है, और बाकी चीज़ें इस तरीके से हीट एक्सचेंजर एनालिसिस, रेडिएशन एनालिसिस, ये सारे हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मटेरियल कौन सा है। बाय डिफॉल्ट जब आप इसके अंदर आके देखेंगे तो आपके पास मटेरियल जो है वो वर्किंग फ्लूइड वो एयर होगी।
इसमें मैं अगर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे आपके पास एक GUI फीचर सामने आ गई। इसमें आप राइट हैंड साइड पे देखें फ्लुएंट डाटाबेस आ रहा है। फ्लुएंट डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी कुछ मटेरियल्स पाए जाते हैं। क्या मैं कहता हूँ जी एसीटोन पे क्लिक किया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी CP या इस तरह की विस्कोसिटी की वैल्यू है। मैं इसको कॉपी करूँ, क्लोज कर दूँ। अब क्या हुआ, मेरे पास दो वर्किंग फ्लूइड आ गए, एसीटोन और वाटर आ गया, जिनकी बॉडी है। अगर कोई ऐसा फ्लूइड है जो आपने डिफाइन करना है खुद, तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ मेरे पास ब्लड है, ब्लड की मेरे पास डेंसिटी है 1050 और मेरे पास विस्कोसिटी उसकी होती है 0.0032। मैं चेंज क्रिएट पर क्लिक कर दिया, यस कर दिया। यहाँ पे केमिकल फार्मूला मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ चेंज होकर ब्लड की फॉर्म में आ गई। ठीक है, कोई भी आपके पास किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, आप वो कर सकते हैं। इसके बाद सेल जोन कंडीशन। सेल जोन मेरे पास कौन कौन से जोन्स थे? एक रिवर का जोन था, एक नोजल थी और एक प्रोपेलर था। जब आप बाय डिफॉल्ट इसको करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे मटेरियल आपके पास वर्किंग फ्लूइड आनी चाहिए। कौन सा? वाटर लिक्विड है। मैं ब्लड को तो नहीं फ्लो करवा रहा, लेकिन मैं अपना यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे सेल जोन के अंदर आपको मटेरियल डिफाइन करना है। दूसरा ये, अब क्या है मेरे पास, मेरी जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है से 2300 RPM के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में, यूजिंग मैंने अपना राइट हैंड रूल। उसकी रोटेशन एक्सिस कौन सा था? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पाया जाता है। 2300 RPM माइनस पे रोटेट कर दिया। मैश मोशन मैंने दिया, वो वर्किंग फ्लूइड वाटर लिक्विड है। अब बेसिकली क्या होगा, मेरे पास जो प्रोपेलर के इर्द गिर्द जो सिलेंड्रिकल जोन है वो रोटेट कर रहा है 2300 RPM के ऊपर, वो जो मैश मैंने क्रिएट करा है। उसका मुझे फ़ायदा क्या हो जाएगा यहाँ पे मैश मोशन देने का? अगर मैं बाउंड्री कंडीशन के ऊपर जा रहा हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं करना होगा, इनलेट पे भी हमें कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टेशनरी वाटर के अंदर। सिर्फ जो हमने प्रोपेलर ब्लेड डिफाइन किए थे, मैं उसको अगर जाके एडिट करूँ, आपके पास जो प्रोपेलर ब्लेड खुल के आ रहे हैं, मुझे उसको एज अ मूविंग वॉल रखना होगा। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे वो स्टेशनरी वॉल है, मूविंग वॉल और हमें रोटेशनल ज्योमेट्री। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आपके पास मोशन कौन सी है, रिलेटिव टू एडजेसेंट सेल जोन है या एब्सोल्यूट। एडजेसेंट सेल जोन कौन सा है? जो यहाँ पे सेल जोन पाया जाता है प्रोपेलर। अब देखें, मैंने ऑलरेडी सेल जोन को 2300 RPM नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन दे दी है। अगर मेरे पास प्रोपेलर और रिलेटिव एडजेसेंट सेल जोन के दरमियान वेलोसिटी डिफरेंस 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 वैल्यू दूंगा। अगर कोई रिलेटिव मोशन पाई जा रही है तो मैं वो दूंगा, या तो मैं यहाँ पे 0 वैल्यू दूंगा, या फिर एब्सोल्यूट के लिहाज से मैं अगर एब्सोल्यूट पे बात कर रहा हूँ तो -2300 RPM में दूंगा। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा आसान ये है कि मैं रिलेटिव मोशन उनके दरमियान 0 रखूँ। अब क्या हो रहा होगा, बेसिकली मेरे पास प्रोपेलर जो है वो सेल जोन के साथ साथ रोटेट करता हुआ जा रहा। सिंपल हो गया जी। बाकी हमारे पास इनलेट की बाउंड्री कंडीशन कौन सी पाई जाती है? इनलेट में यहाँ पे थोड़ी सी दे दूँ या ना दूँ, स्टेशनरी है। हमारे पास इंटरफेस जोन्स हैं, इनके हम बारे बात करेंगे। सारा आउटलेट जोन, आउटलेट बाउंड्री कंडीशन जो हमने डिफाइन की थी। मैश इंटरफेसेस कौन कौन से इंटरफेसेस हैं यहाँ पे मैंने मैनुअली क्रिएट किए, सारे डिलीट करके। अब मैं देख सकता हूँ कि कौन सा इंटरफेस किसके बराबर है। कि 1A 1B से इंटरफेस कर रहा है, 2A 2B से इंटरफेस कर रहा है और 3A 3B से इंटरफेस कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जब इंटरफेसेस होते हैं, कोशिश किया करें इंटरफेस के ऊपर जो फेसेस पाए जाते हैं उसमें एलिमेंट साइज सेम रखें, वरना आपके पास जो है जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसलेशन है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, उसमें बड़ा मसला हो सकता है और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या कह सकते हैं, इनएक्यूरेसी बढ़ती जाती है। ये सारी चीज़ें कर ली, देखते जाएंगे। मेथड्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आपके पास सिंपल क्या चीज़ होती है, सिंपलेक्स क्या होती है, पीसो क्या होती है, कपल जब हम ये सारी एक इसमें अपबेंडिंग डायनामिक की मैश का बता दो। सॉरी डायनामिक मैश का थोड़ा सा बता दो। मैं आपको डायनामिक मैश यार बेसिकली अभी जैसे हम क्या बात कर रहे हैं कि मैं
अगर मेरे पास अभी क्या हो रहा है, मैं अगर 2D के अंदर देखूं, मेरे पास एक आउटर बॉडी है, ठीक है, और एक रोटेटिंग बॉडी है उसके अंदर। अब मैंने इस जोन को अलग से मैश किया और इसके इर्द गिर्द जोन को अलग से मैश किया, ठीक है, और इनके दरमियान मैंने इंटरफेसेस डिफाइन कर दी कि मेरे पास सोर्स बॉडी यहाँ पे एक इंटरफेस है और मेरे पास जो टारगेट बॉडी है उसको इंटरफेस है। अब सिंपल मैं इसके अंदर पाई जाने वाली जो बॉडी है उसको मैश को मैं रोटेट करवाना शुरू कर दूं तो मेरे लिए ये सोल्यूशन एनफ है। लेकिन मेरे पास बाज़ दफ़ा केसेस ऐसे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मैं एक सिलेंडर का एनालिसिस कर रहा हूँ आईसी में, उसमें ये हो रहा है कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ से मेरे पास इनटेक वॉल जो है उसके लिहाज से मैं इनटेक जो है ना स्ट्रोक का एनालिसिस कर रहा हूँ जो आपके पास होगी, यहाँ से वॉल्व नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ से पिस्टन हो रहा है। तो इनिशियली मेरे पास अगर इस तरीके का चैम्बर पाया जाता था, जब ये वॉल मूव करना शुरू कर देगी तो क्या होगा, ये वॉल नीचे की तरफ मूव की, इसकी डोमेन ही चेंज होगी। जब आपके पास इस तरीके से हो कि आपके पास फिजिकल बाउंड्रीज आगे पीछे मूव कर रही हों तो आपको तब डायनेमिक मैश इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अवॉइड कर सकें तो बेहतर है, क्योंकि उस सूरत में हमारे पास हमें फिर जाना पड़ेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन कब होता है, जब आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज हैं। से मैं अगर फाइंड करना चाहूँ कि शीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, अगर आप फ्लुएंट में जाके देखेंगे तो मुझे स्ट्रेन रेट्स पता होंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स या पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई या इस तरह की वैल्यू पता होंगी, स्ट्रेन रेट्स पता होंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर विस्कोसिटी के साथ तो मेरे पास शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। अब ये विस्कोसिटी कौन सी हो सकती है, ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये लैमिनर विस्कोसिटी हो सकती है, टर्बुलेंट हो सकती है, या इफेक्टिव विस्कोसिटी हो सकती है, कि कौन सी इस्तेमाल। अब मैंने इस तरह का कोई फंक्शन अगर डेवलप करना है, उसकी वैल्यू देखनी है, मेरे पास स्ट्रेन रेट्स भी पता है, मुझे ये भी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है लेकिन हर सेल के ऊपर, तो मुझे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब डायनामिक मैश में जब होगा, मेरे पास इनिशियल आपके पास ये है, लेकिन मैं क्या होगा, मेरे पास ये वॉल मूविंग है, वॉल मूव कर रही है इस वेलोसिटी के साथ। अब मैं सारा यूडीएफ के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। टाइम t1 के ऊपर इसकी ये वैल्यू है और जब ये टाइम t2 के ऊपर जंप करके जा रहा है, इसकी वॉल मूव करके इधर आ गई है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, इधर हो रही है। अब क्या होगा, फ्लुएंट वो सारी चीज़ को पकड़ेगा, उसको रीड मैश करेगा, उस टाइम स्टेप के ऊपर उसका एनालिसिस करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट स्टेप उसके ऊपर चलता जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास रोटेटिंग बॉडी हो, कोशिश करे बंदा कि उसको मूविंग मैश के थ्रू ही सॉल्व करना शुरू कर दे। तो डायनामिक मैश में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा और आगे चल के भी बात करेंगे। अब इसमें हमारे पास मैश मेथड ये आप देख सकते हैं कि रीमैशिंग की ऑप्शन है, स्मूथिंग, लेयरिंग, रीमैशिंग किस तरीके से आपके यहाँ नई जो बॉडी बन के आ रही है वो किस तरीके से हो रहा है। आपने यहाँ पे डायनामिक मैश जो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ है कि किस तरीके से ऑप्शन इन सिलेंडर करना है, 6 डॉट की करनी है, इम्प्लिसिट अपडेट करनी है, ये सारी चीज़ें। बाकी अभी हम नीचे चीज़ की रेफरेंस वैल्यूज़, हम किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से आप बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मेथड हमारे पास हो गया, रिपोर्ट डेफिनेशन या मॉनिटर रेजिस्टर में आपके पास जाए कि आपके कितनी लेवल की कन्वर्जेंस चाह रहे हैं। अभी ये जो है मैंने सारी कन्वर्जेंस सेट की हुई है 10⁻⁻4 की। इनिशियलाइजेशन आपका सोल्यूशन, इनिशियल मैट्रिक्स आप उसको क्लिक जो है जनरेट करना है तो हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन, स्टैंडर्ड इनिशियलाइजेशन करें। एक्टिविटीज आपने कितने टाइम स्टेप के बाद हर एक्टिविटी को सेव करना है। अब मैं 72 अगर कर रहा हूँ तो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। रन कैलकुलेशन में अगर आपके पास आए, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे आपके पास टाइम स्टेप साइज और नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स। ये किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूँगा।
थैंक यू। अभी हमारे पास जो रोटर था उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कितनी थी? 2300 2300 इन रेडियंस पर सेकंड ये कितनी बनती है? सॉरी अभी छोड़ दो। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है? रोटेशंस पर सेकंड निकल के आती है। मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। 2300 डिवाइडेड बाय 60 जो है वो आ रही है 38.33। ये क्या है? RPSR है, ठीक है, यानी कि 38.33 रोटेशन पर सेकंड आ रहा है। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लूं 1/38 कितनी वैल्यू आएगी? कोई कैलकुलेट करेगा? 38. तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.026। ये सेकंड्स पर रोटेशन है, यानी कि 26 मिली सेकेंड में मेरा जो प्रोपेलर है वो एक रोटेशन लेके सामने आएगा। अगर मैं कहता हूं कि जी मैंने अब ये इम्पेलर है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये 0.26 सेकंड बाद एक रोटेशन अपनी कंप्लीट करेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिवाइड कर दूं 72 पार्ट्स के अंदर, कि ये 72 पार्ट, एक आपके पास कंप्लीट रोटेशन में कितने होते हैं? 360 होते हैं, ठीक है। 360 डिवाइड बाय मेरे पास 72 कितना आ गया? 5 डिग्रीज। मैं चाहता हूं कि मैं इनिशियली मेरे पास टाइम t1 के ऊपर मेरे पास इम्पेलर इधर पाया जाता है, फिर 5 डिग्रीज उसने रोटेट किया। अब जो उसकी पोजीशन आ गई है उस पर क्या सोल्यूशन होगा? फिर 5 डिग्रीज, यानी कि मैं 5 डिग्री के इंक्रीमेंट से इसका फुल रोटेशन को कैप्चर करूँ। अब एक सिंगल रोटेशन ले रही है 0.026 सेकेंड्स। अगर मैं एक रोटेशन के अंदर 5 डिग्री के इंक्रीमेंट से उसको कैप्चर करना चाह रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ कैप्चरिंग मेरे पास टाइम स्टेप्स हो जाएंगे 72, और मेरे पास टाइम स्टेप साइज कितना हो जाएगा? 0.026 डिवाइडेड बाय 72। 0.026 डिवाइड बाय 72 कितना बना? 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, 3.62। सर ये 0.026 सेकंड्स जो थे सर, ये सेकंड्स पर रेवोल्यूशन था सर, ये किस तरह आया था? हमारे पास आरपीएम कितने हैं? 2300 आरपीएम। 2300 आरपीएम को मैंने डिवाइड किया 60 से, तो मेरे पास रोटेशन पर सेकंड आ गया। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई कि कितने सेकंड्स पर रेवोल्यूशन आ गया, 1 डिवाइड बाय 38.33, तो 0.026 आपके पास सेकंड्स आ गए। इतने सेकंड लगेंगे एक रोटेशन में। अब मैं चाहता हूं एक रोटेशन के अंदर 72 इमेजेस कैप्चर करूं, 72 पॉइंट्स के ऊपर मैं कैप्चर करूं 5 के इंक्रीमेंट से। तो मैं इसको नॉर्मलाइज कर दिया 72 से। मेरे पास ये जो चीज़ आ गई, ये आ गया मेरे पास टाइम स्टेप साइज आ गया कि मैं 3.62 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड का टाइम स्टेप दूंगा और 72 नंबर ऑफ टाइम स्टेप 72 दूंगा। तो क्या होगा? मेरे पास 0, फिर 3.62, फिर उसका इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से जब ये 72 टाइम स्टेप घूमेगा तो फुल एक रोटेशन को कैप्चर कर देगा मेरे पास। सही है सर, समझ आ रहा है। तो अब क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे टाइम स्टेप साइज आ गया, मैंने उसको वो चीज़ दी, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स दे दिए, हाँ, और इटरेशंस पर टाइम स्टेप कि मैं कितना चलना चाहता हूँ। इसकी अब ये कन्वर्जेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती चीज़ें कि क्या होता है। ये हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे इंशाल्लाह। चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो इसलिए अब मैं रेजिडुअल में जाके इसको ज़रा, मैं क्योंकि कन्वर्स सोल्यूशन में इसको ज़रा प्लॉट करवा के देख, हाँ ये अभी प्लॉट क्योंकि मेरे पास सॉल्व हुई हुई ऑलरेडी चीज़ पड़ी है।
ये मेरा असल में वर्किंग प्रोजेक्ट है, मैं इसको ख़राब करना नहीं चाह रहा। मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। वैसे जो हम बात करते हैं ना CFD, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कलरफुल डायग्राम्स हो सकती है। तो अभी चले हम ज़रा कलरफुल डायग्राम देखते हैं। ये उसी तरीके का, ये एग्जैक्टली वो इम्पेलर नहीं है लेकिन उसी तरीके का एक इम्पेलर है। अब मेरे पास इस इम्पेलर की मैंने CFD की, देखना चाह रहा हूँ कि टाइम स्टेप एनिमेशन किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी वेक्टर्स की टाइम स्टेप एनिमेशन सिंपल, मैंने हर तीसरे टाइम स्टेप को सेव करवाया था। अब क्या हो रहा है बेसिकली, ये 15 डिग्री के इंक्रीमेंट से आपके पास क्या वेरिएशन आती जा रही है चीज़ के अंदर। हमारे पास किस तरीके से, अब आप देख सकते हैं एग्जिट के ऊपर आप जिस तरीके से फ्लो बढ़ता जा रहा है, आपके पास किस तरीके से फ्लो डेवलप होता जा रहा है एग्जिट के ऊपर। हम इनकी वैल्यूज किस तरह कर सकते हैं, हम सरफेस इंटीग्रल मास वेटेड एवरेज जो है ना वेलोसिटी निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। उसकी जब हम वैल्यूज निकाल सकते हैं और प्रेशर डिफरेंस से आप थ्रस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइजेशन आ रही है इस चीज़ की। से मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वेक्टर्स के अलावा इसकी जो विजुअलाइजेशन है प्रेशर की इंपॉर्टेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रेशर का कंटूर किस तरीके से सामने आ रहा है। तो मैं कंटूर में जाता हूँ, इंस्टेंट में वेक्टर प्लॉट करूँ और डिस्प्ले में मैं प्लेट दूँ। प्रेशर, लोकल प्रेशर कितना आ रहा है इनिशियली आपके पास ये आ रहा है, उसके प्रेशर की मेरे पास क्या है एनिमेशन आती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा फ्लो सेपरेशन का फिनोमेना कट होना शुरू है। अब इनिशियली आपके पास प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जिस तरीके से आपके पास रोटेशन क्रिएट होती जा रही है, या आपके पास क्या है, एक प्रेशर साइड है और आपके पास दूसरी कौन सी बनती जा रही है, सक्शन साइड बनती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा आगे की तरफ। इसके नंबर ऑफ कंटूर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, स्मूथिंग चेंज कर सकता हूँ। ये पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर सामने सारी चीज़ें। आप में से वाटर टरबाइन वाले कौन है? एक है वो टर्बो मॉलिक्यूलर पंप वाले, ये दोनों ग्रुप जो हैं उनसे ये डायरेक्टली रिलेटेड ट्यूटोरियल होगा। यस ठीक है, सिर्फ वाटर टरबाइन में क्या होगा कि आपने अपनी, अब मैं अगर इसकी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरे पास कितनी टॉर्क आई, मैं इसकी सोल्यूशन वैल्यूज पे जा रहा हूँ। टॉर्क किस तरीके से निकालूंगा। टॉर्क बेसिकली क्या होती है, आपके पास मोमेंट होता है किसी पॉइंट पे। हम प्रोपेलर के ब्लेड्स को जो रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, उनका मोमेंट ज़रा क्रिएट करें, देखें कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे गया, रिजल्ट्स में गया जी 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 आपने मैं यहाँ 5 मिनट खत्म हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे रिजल्ट्स में गया, रिजल्ट्स में फोर्सेस है मेरे पास आ रही हैं। कौन सा था, अब ये मेरे ख्याल में ये वाला जो था ना, इसमें एक्सेस जो रोटेशन का था वो जेड एक्सेस था, इसको डिसलोकेशन था। तो मेरे पास जौन सा एक्सेस है उसके अगेंस्ट मैं बात करूँ, प्रोपेलर ब्लेड है, यहाँ पे मोमेंट निकाले, मेरे पास टॉर्क निकल के सामने आ रही है। टोटल टॉर्क जो मुझे रिक्वायर्ड है इसको एट दैट पर्टिकुलर आरपीएम घुमाने के लिए वो 96 न्यूटन मीटर है टॉर्क। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अपने आरपीएम के साथ तो मुझे पावर रिक्वायरमेंट पता चल जाए। मैंने निकालनी है थ्रस्ट, निकालनी है। थ्रस्ट क्या है, बेसिकली टोटल प्रेशर का अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँ, डिफरेंस है। आपके पास इनकम्प्रेसिबल है तो एरिया वेटेड एवरेज या मास वेटेड एवरेज सेम चीज़ को रिजल्ट करती है। प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर देखना चाहता हूँ, डायनामिक प्रेशर देखना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर देखना चाहता हूँ, किस जगह पे देखना चाहता हूँ, इनलेट पे और एग्जिट पे देखना चाहता हूँ। ये निकल के सामने आ गया। इनका मैं डिफरेंस लूँ, सिंपल एरिया से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास क्या, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर, इसको मल्टीप्लाई करूँ, जो मेरे पास वैल्यू निकल के सामने आ रही होगी वो किस चीज़ की होगी, वो मेरे थ्रस्ट की कैलकुलेशन। तो आपके पास बहुत पावरफुल टूल है ये चीज़, लेकिन हमने क्या किया, इसको अभी स्किम थ्रू किया सारी चीज़ों को। इसमें
हर स्टेप के अंदर आपको मेटिकुलसली चीज़ों को देखना पड़ेगा। मेरा टाइम स्टेप साइज क्या चीज़ है, मैंने अपना रेजिडुअल क्या रखना है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, मेरे पास अपविंडिंग स्कीम कौन सी है, मेरे पास टर्बुलेंस मॉडल में इस्तेमाल करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कौन से वाला करना है, मेरे पास जो मैश क्रिएट हुआ है उसके क्या हुआ, वॉल बाय प्लस की वैल्यू क्या होती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को हमें जहन में रखना होता है, तो तब आपके पास सोल्यूशन रिलेटिवली एक्यूरेट आता है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% एक्यूरेट, रिलेटिवली एक्यूरेट आपके पास आता है। और फिर एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होना चाहिए जिससे आप अपने कंप्यूटेशनल मॉडल को वेरीफाई करें और उसके बाद अपनी डिज़ाइन चेंजेस को आप अप्लाई कर दें। तो ये आपके पास पूरा एक ओवरऑल प्रोसीजर बन के सामने आ जाता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा ना, आप में से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो नहीं बिल्कुल इस पर अभी GUI स्पेस के फेमिलियर नहीं है, होपफुली थोड़ी सी चीज़ों की समझ आई होगी कि हम किस तरीके से अगर कोई हम डिज़ाइन प्रोजेक्ट करना चाहें तो उसमें क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह किसी दिन आपके जो साथी CFD के ऊपर काम कर रहे हैं उनसे मैं उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन भी रखवाना चाहूँगा, जैसे काशान और हसनैन VOF मेथड पे कर रहे हैं, तो क्या चीज़ होती है, आप में से कोई काम कर रहा हो डायनेमिक मैश पे, तो उसको क्या चीज़ होती है। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. चलें ठीक है, कल कोई रखें।